एक आज हम टॉपिक कवर करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। और मेनली मेरा फोकस यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और दूसरा फोकस करेंगे हम लोग इन्फ्लेशन का। ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें हमारी इकोनॉमी की ऐसी चीज हैं जिसके बेसिस पे सरकार बनती है। बस मतलब सरकार अगर बनानी हो तो यही दो बातें बोल दो कि हम महंगाई खत्म करेंगे और बेरोजगारी खत्म करेंगे। बस प्रॉब्लम यहाँ पे एक आ जाती है कि वहां से ना, मतलब वो हाइपोथेटिकल बात करते हैं, उसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इनवर्सली रिलेट करते हैं। मतलब अगर आपको महंगाई प्रॉब्लम कर रही है और आप चाहते हो कि महंगाई कम हो, तो आपको हाई अनएम्प्लॉयमेंट टॉलरेट करना पड़ेगा। ये रूल है। आप लोग सर ये तो आप हवाबाजी में बातें कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो सरकार बनती है ना। यही तो होता है अभी। एक एक सरकार बनी थी 10 साल पहले, ऑटो के पीछे लिखवाते थे कि महंगाई खत्म करेंगे और बेरोजगारी खत्म करेंगे, बन गई सरकार। इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिक्स है जिनका नाम था A. W. फिलिप्स। बहुत बहुत बड़े इकोनॉमिक्स जो माने जाते हैं, A. W. फिलिप्स। उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो इन्फ्लेशन होता है और अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो इनवर्सली रिलेट करता है। अब इसका एक बहुत अच्छा सा प्रूफ भी है। वो ये है, मान लो मान लो इकोनॉमी के अंदर महंगाई है। इमेजिन करो महंगाई है यानी हाई, मतलब इन्फ्लेशन है। तो उसका मीनिंग क्या होगा? अगर इकोनॉमी, एक्चुअली इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अ राइज इन प्राइस। ये तो मीनिंग होता है। इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन प्राइस। अब अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड दे गेट मोटिवेटेड। उनको दिख रहा है कि यार हमारे तो मजे आने वाले हैं। क्यों? महंगाई है तो हम जो भी चीज बेचेंगे वो महंगी बिकेगी। राइट। अब जब वो महंगी बिकेगी, इसका मतलब दे गेट मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर, पहले से ज्यादा। और जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करने का सोचेंगे, इसका मतलब उनको दो चीजों की जरूरत होगी। एक एम्प्लॉयमेंट और एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है, बैंक से लोन ले लिया। और बैंक वाले भी बड़े सियाने हैं, उन्हें पता है कि अब ये पैसा लेने आ रहा है तो रेट हाई। जब बैंक लोन देता है तो हमारी शर्तें होती है, जो हम लोन मांगते तो उनकी शर्तें होती है, तो पैसा इंतजाम हो गया। ठीक है। पर एट अ हाई रेट, तो पहले के मुकाबले ज्यादा पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक भी उन लोगों को ज्यादा पैसा देगा जिनकी इन्वेस्टमेंट है। तभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि बैंक वाले ना अब आपकी डिपॉजिट से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए वो आपको कोशिश करते हैं कि आप कोई प्लान ले लो, आरडी कर दो, एफडी कर लो, है ना, इन्वेस्टमेंट कर दो। और मजे की बात, जीरो बैलेंस वाला खत्म कर दिया उन्होंने। पहले 10,000 हुआ, फिर 12,000 हुआ, अब 25,000 हो गया। यानी बैंक वालों को जो है लोगों के पैसे कम पड़े। अब सुनना जरा ध्यान से। तो प्रोड्यूसर ने पैसा ले लिया बैंक से। दूसरी चीज, प्रोड्यूसर को और क्या चाहिए? जो लेबर चाहिए उसको। क्योंकि जो पहले लेबर थी वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, क्योंकि वो उतना बनाएगी जितनी नॉर्मल डिमांड है। अब कितनी चाहिए? लेबर चाहिए। अब जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड का वेजेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? अगर लेबर डिमांड बढ़ती है तो वेजेस इंक्रीज बढ़ेगी। अगर लेबर डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, तो उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है। तो लेबर डिमांड बढ़ती तो वेजेस बढ़ेगी। वेजेस इज बेसिकली द इनकम। एक बात होगी तो इनकम बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ जब लेबर डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम क्यों हुआ? क्योंकि अभी टॉलरेट हाई इन्फ्लेशन। अगर महंगाई है तो बेरोजगारी खत्म होगी। दूसरा ऑप्शन ले आओ कि सर बेरोजगारी खत्म करो। बेरोजगारी खत्म करने का मतलब, तो बेरोजगारी खत्म करने का मतलब यही होगा कि टॉलरेट हाई इन्फ्लेशन। तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। तो ये जो बात बताई थी, दैट दैट बेसिकली द टॉपिक डिस्कस बाय A. W. फिलिप्स। ये अब तक की इकोनॉमिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो है रेवोल्यूशन था कि महंगाई। अच्छा, इन्फ्लेशन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तुम जनरली, तुम और जो है मैथ्स में 22/7 बोलते हो, इन्फ्लेशन को पाई बोलते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट को यू बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए ये दोनों टॉपिक टुगेदर पढ़ने हैं आपको हमेशा। ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? अच्छा चलो, ये तो था डिस्कशन। सर आपने बातें डिस्कस हमसे करी, आपका बहुत बहुत आभार है। लेकिन अब हम एक बात समझते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए हमारी इकोनॉमी में होता है क्या है,
इंडिया की पॉपुलेशन है, वट एवर द पॉपुलेशन, हमारी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में एक पॉपुलेशन चीज होती है, ये पॉपुलेशन है। अभी जो पॉपुलेशन होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। क्या किस किस दो पार्ट में डिवाइड होती है? एक होती है इसमें वर्क फोर्स, एक होता है इसमें नॉन वर्क फोर्स। अब इसको मीन जरा समझ लो। वर्क फोर्स का मतलब होता है वर्किंग एज। वर्किंग एज इंडिया में जनरल कितनी है? बिल्कुल ठीक बोला, 15 से 59। वो बात अलग है कि इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए टाइम के हिसाब से, बात एक अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ये है। अब ये लोग वर्क फोर्स है, अब मुझे बताओ, वर्क फोर्स का मतलब दे आर एट द एज ऑफ वर्किंग एंड दे वांट टू डू वर्क। लेकिन क्या सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है? क्योंकि दे आर द पीपल हु वांट्स टू वर्क एंड एबल टू डू द वर्क। अभी तो हम बहुत डिटेल करेंगे, बट ये मोटे मोटे तौर पे की जो नॉलेज है, क्या सबको काम मिलता है? नहीं मिलता। इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जिन्हें काम मिलता है, इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जिन्हें काम नहीं मिलता। तो जिन्हें काम मिल जाता है उनका भी सिचुएशंस होती है कि वो या तो फॉर्मल सेक्टर में होते हैं या फिर वो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं। तो जनरली जो लोग काम करना चाहते हैं, तुम लोग कहाँ जॉब लेना चाहते हो पहले बताओ? फॉर्मल में इनफॉर्मल में आज की डेट क्यों तुम, आप लोग पढ़ रहे हो इसके लिए, यू वांट बेसिकली द फॉर्मल सेक्टर ना। फॉर्मल सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे सारी चीज ना डिफाइंड होती हैं, आपकी सैलरी, आपका अलाउंसेस, आपके राइट्स, आपकी सिक्योरिटी। खुदा ना खास्ता कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो फिर फैमिली को भी सपोर्ट, हाँ बहुत कुछ होता है इवन, है ना। हाँ अच्छा, इनफॉर्मल सेक्टर में बड़े बड़े ब्रांड्स को ऐड मत करना, जैसे गूगल है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल का सेक्टर मतलब क्या चीज कहना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता। और मैं इंडिया की तरफ में बात कर रहा हूँ, वो तुम बोलोगे सर यूएस, कुछ लोगों को डिबेट हुआ था कि सर माइक्रोसॉफ्ट में तो ऐसा नहीं है, शायद तुमने फेसबुक पे सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में अगर कोई बंदा मतलब मर जाता है तो उसकी फैमिली का पूरा सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट वाले करते हैं। बट दैट इज नॉट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में ये बड़ा क्रूशियल थिंग है, इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर देखो, इनफॉर्मल सेक्टर में भी दो पॉइंट्स होते हैं, या तो वो एम्प्लॉयड होंगे या वो अनएम्प्लॉयड होंगे, वो या वो बेरोजगार होंगे। तो तुमने अनएम्प्लॉयमेंट, मैं आपको बता देता हूँ, तीन जगह पढ़ लिया है। अब मैं जरा पिक्चर को छोटा कर रहा हूं। एक अनएम्प्लॉय, अब सुनो, ये जो नॉन वर्क फोर्स है, ये कौन सी वाली है? 0 to 14 एंड 60+, दे आर द पीपल हु आर, ये लोग काम नहीं करना चाहते, बेरोजगार हो ना। अब तुम बोलो सर बेरोजगार हो मतलब मेरे दादाजी बेरोजगार है, या मेरा बेटा 3 साल का हो बेरोजगार है, तो मैं कितनी खराब निगाह से उसको देखूंगा? नहीं। अब तुम बोलो बेरोजगार है तो हम उनको बेरोजगार ना बोल के नॉन वर्कफोर्स बोलो। और इकोनॉमिक्स में अगर तुम्हें बोलना ही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल है, या तो पर्सन काम करता है काम नहीं करता, तो इसे हम नाम देंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मर्जी से बेरोजगार, दे आर द पीपल जो मर्जी से बेरोजगार है ना। जैसे आप और मैं मर्जी से बेरोजगार नहीं रह सकते, हम लोग गैर, अच्छा हम लोग कौन सी मर्जी, अगर खुदा ना खास्ता अगर हम लोग बेरोजगार है तो गैर मर्जी है। अब गैर मर्जी वाला कौन सा बेरोजगार होता है? ये वाला। तो इसको नाम देते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, गैर मर्जी। इसमें भी बड़ी बहुत सारी डिटेल आएगी, ये मैं आपको मोटे मोटे तौर पे नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग, जैसे मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया तो अब मैंने बोला था कि ये एम्प्लॉयमेंट है, दो जगह जाएगा, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। ये एम्प्लॉयमेंट भी फर्दर पार्ट में डिवाइड होगा। एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेशियो, ठीक है। एक होता है जेंडर इशू, मतलब मेल पार्टिसिपेशन रेशियो और फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक बात आती है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी इनफॉर्मल सेक्टर में आती है स्किल्स की। इफ द पर्सन इज, अगर वो अनस्किल्ड है तो वो बेरोजगार होगा।
अच्छा, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे वेजेस की। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, यानी जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी एम्प्लॉयमेंट की, वो इस वाले सेक्टर से कनेक्टेड होंगी। सबसे बड़ा एग्जांपल है कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर मल्टीपल वैरायटीज की होती है, वो इसमें आएगी। ठीक है, अभी हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड एक आइडिया हो गया कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कितने वैरायटीज में डिवाइड होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है। अच्छा, अब एक दो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मैंने जैसे कि बताया, हमारी इकोनॉमी में दो तरह की थ्योरीज आई हैं। कितने प्रकार की थ्योरीज आई हैं अब तक इकोनॉमिक्स में? कौन कौन सी बताइए? क्लासिकल और केन्स? कार्डिनल एंड और। नहीं 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 बेटा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है मैडम जी। तो माइक्रो में दो थ्योरीज हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, है ना। महात्मा गांधी के कितने बच्चे हैं? दो। सोनिया गांधी, राजीव गांधी। वो मूवी थी ना मुन्ना भाई वाली, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें बताता है वो। ऐसे नहीं करना है आपको, इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल और केट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वाला जो थ्योरी है, दिस इज बाय क्लासिकल। क्लासिकल जो थे ना, मतलब जो ट्रेडिशनल व्यूज थे, ट्रेडिशनल वालों का एक मानना था, ट्रेडिशनल वालों का, कि यार हमारे यहाँ बेरोजगारी कभी है ही नहीं, आधे में बेरोजगार है ही नहीं, है ना, सब रोजगार है और किसी को अगर काम नहीं मिल रहा तो उससे दो चार क्वेश्चन पूछ लो टफ वाले, और वो आंसर नहीं दे पाया तो कह दो कि भाई तू तेरे में स्किल नहीं। जैसे कि आज की गोदी मीडिया का स्टाइल है, कोई अगर रोजगार के ऊपर क्वेश्चनिंग कर दे तो उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं चार पांच आईएएस के, और बहुत जानबूझ के टफ पूछूं, तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हें घोषित कर दो कि तुम आईएएस नहीं दो, तो कितनी गलत बात है मेरी। ये है आज का सिनेरियो, आज का सिनेरियो। तो क्लासिकल वालों का व्यू ये था कि भैया जो काम कर सकता है, ये डेट हमने मेंशन करी है आज, ये डेट मेंशन नहीं थी उस टाइम, ठीक है। जो काम कर सकता है उसे काम मिलेगा, और जो काम नहीं कर सकता उसे काम नहीं मिलेगा, वो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड है। और इसका मतलब ये है कि जो दूसरी थ्योरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इनका है, दैट केन्स। केन्स ने मल्टीपल थ्योरीज दी है। केन्स ने बोला है कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पीपल वांट टू डू वर्क एंड एबल टू वर्क, बट नॉट गेट द वर्क एट द प्रिविलिंग वेजेस। आई कैन टीच इकोनॉमिक्स फॉर द यूपीएससी वेरी वेल, बट अगर मुझे छठी क्लास के बच्चों को पढ़ाने का जबरदस्ती बोला जाए, तो मैं अनएम्प्लॉयड रहना ज्यादा पसंद करूंगा, बेरोजगार। ठीक है। तो ये इन्होंने बताया, और केन्स के हिसाब से दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिसमैच होती है। मिसमैच का मतलब ये हो जाता है कि सप्लाई ज्यादा है और मार्केट में डिमांड कम है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, लेबर ज्यादा है और लेबर की डिमांड कम है। क्यों कम है डिमांड, और सप्लाई क्यों ज्यादा है? गाजियाबाद से एमबीए करें, है ना, 3 महीने में एमबीए करें, गाजियाबाद में होता है। और बहुत सारे यूपी में इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग की 1-1 लाख तक की रैंक वाले लोगों का एडमिशन हो जाता है इंजीनियरिंग में। कितने लोग बनते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई है। बट पॉइंट ये स्किल्स, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो जो भी अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयड होता है बिकॉज ऑफ द स्किल, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हो। ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ एडी एंड एस, एग्री डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। गॉट इट? ये बातें मैंने मूवी का मूवी स्टार्ट करने से पहले ट्रेलर होता है, तो ये मैंने अपने टॉपिक को पढ़ाने से पहले ट्रेलर दिया आपको कि हमारी शुरुआत अब यहां से होने वाली है। ठीक है। अब पॉइंट समझ के रखना, हमारे वर्ल्ड में एक जनरल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आईएलओ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ये, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर दी इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उनके हिसाब से उन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयड पॉपुलेशन वो है जो शॉर्ट रेफरेंस पीरियड, जिसको 1 वीक और अ मंथ भी कहते हैं, अगर वो इतना भी काम कर रही है तो वो एम्प्लॉयड है। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आईएलओ के हिसाब से क्या है? मिनिमम 1 हफ्ता और 1 महीना अगर कोई काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, एक बात तो हो गई है। अब ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और ध्यान रखना, कोई पर्सन अगर इन्वॉल्व है इन्हीं, वो किसी भी एक्टिविटी में जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है फॉर पे और द प्रॉफिट,
मैं मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, सो दिस इज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज देर इज नो एनी जनरेशन ऑफ द मॉनेटरी टर्म्स। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉनेटरी, तुम बोलो सर आप तुम्हारे दोस्त हो, हाँ ठीक है, लेकिन मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, तो दैट इज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलो। अब यहाँ पे ना कुछ मैंने बोला इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ड मीनिंग। तुमको अगर वर्ड मीनिंग आ गए ना, तो तुम इकोनॉमिक्स सीख गए, इकोनॉमिक्स सीख गए, ठीक है। आज बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखोगे। चलो, जो जो मैंने बातें बताई है वो रिपीट हो रही हैं। जैसे एक है लेबर फोर्स, लेबर फोर्स मैंने क्या बताया, दैट द लेबर फोर्स। जो मैंने वर्क फोर्स बताया उसी को लेबर फोर्स कहते हैं। लेबर फोर्स का मतलब टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन हु आर एबल टू डू वर्क। अब वो गेट द वर्क, नॉट गेट द वर्क, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट दे आर एबल। एक बात आपको बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स का सबसे बुरा सच, अभी आपने एपिस्टेन फाइल्स के बारे में बहुत सुन रहे हो, फिर आपको यही पता लगा होगा कि कोरोना भी ये लोग लेकर आए थे। फिर आप न्यूज जैसा बता रहा है, भाई हम तो न्यूज वाले ही है ना, न्यूज देखे भी देख लेते हैं, और न्यूज भी कौन सी वाली, अब तो अलग न्यूज है, इंस्टा और फेसबुक वाली न्यूज, ठीक है। और ये बता रहे कि कोरोना लेकर आया था, उनका पर्पस क्या था, पर्पस था पॉपुलेशन कम करना, ठीक है। ये पर्पस था, ठीक है, वो जो भी बात है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई अनोखी बात नहीं है। अब आप बोलो सर कैसे है, हमारी कंट्री में, इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में, इकोनॉमिस्ट या पॉलिसिस्ट जानबूझकर खुद लोगों को बेरोजगार रखते हैं। अब बोलो सर हैं, कितनी अजीब बात करो, खुद बेरोजगार रखते हैं। तुम इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, मान लो तुम्हारे एग्जाम के लिए 5 दिन है और तुम अपना सिलेबस 3 दिन में खत्म कर रहे हो, तो इट्स योर सिंपली द प्रोडक्टिविटी। आपके पास 5 दिन है, आप चाहो तो 5 के 5 दिन एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हो। और अच्छा, एक बात और बीच में रोक के बोल रहा हूँ, कभी भी लेबर की बात नहीं करोगे, लेबर आर की बात करोगे। इट इज ऑलवेज द लेबर आर। जैसे मैं हूं, मेरी वैल्यू कुछ नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, सोचो मैं तुम्हें राह चलते हुए सिखाऊं और भाई इकोनॉमिक्स में ये होता है, तो तुम कहोगे भाई नहीं। तो मेरी अभी की वैल्यू बहुत है, ठीक है, बाहर वैल्यू कुछ नहीं है, आप मतलब बाहर हम ऐसी चाय पानी पी रहे हैं। इकोनॉमिक्स में लेबर आर बोलते हैं हम लोग। तो मैंने एग्जांपल दिया, आपके पास 5 दिन की रिसोर्सेज है, 5 दिन एज अ रिसोर्स है टू स्टडी योर एग्जाम, बट आपने 3 दिन में सिलेबस खत्म कर लिया। इसका मतलब आपने 2 दिन की रिसोर्स होल्ड करके रखी, इन केस अगर मुझे कोई नया कंटेंट पता लगे तो मैं पढ़ सकूं। ये साइकोलॉजी इकोनॉमी की होती है, आपने भी अपने लिए रिसोर्स होल्ड करके रखी है ना, होल्ड करके रखी। ऐसी इकोनॉमी की होती है, इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एज अ रिसोर्स होती है, तो होल्ड करके रखता है। होल्ड करने का मतलब अनएम्प्लॉयड रखता है। ऐसे नहीं उनको बिल्कुल झकझोर देते हैं, उनको कुछ सपोर्ट मिलता है, जैसे एमजी नरेगा। एमजी नरेगा इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एमजी नरेगा जैसी चीजें पॉलिसीज उनको मिलती है, सपोर्ट मिलता है, जिससे वो कुछ समय तक बेरोजगार रहते हैं। एंड एक्चुअली वो लेबर होती है कि जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है कंसेप्ट था। लेबर फोर्स हो गई, वर्क फोर्स, ठीक है, वो जो हमने डिस्कशन करा है ये उसी का पार्ट है, जो 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 मैंने डिस्कशन करे। अब वर्क फोर्स का मतलब होता है जो पर्सन एक्टिवली इंगेज है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसको आप वर्क फोर्स का पार्ट बोलोगे। कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसे आप बोलोगे। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन में से ज्यादा जो है रूरल में होता है, ठीक है, गांव देहात में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है। बहुत सारी चीजें गांव देहात में ज्यादा है, ठीक है, वो भी हम एक एक करके बात करेंगे। अच्छा, एक कभी कभी अगर आप जो है मीनिंग समझो कि 2 प्रकार के वर्कर होते हैं, मेन और मार्जिनल। मेन वर्कर वो जो 6 या 6 महीने से ज्यादा काम कर रहा है किसी कंपनी में, या कुछ भी काम कर रहा है एक्टिविटी में। और अगर 6 या 6 से कम अगर कोई पर्सन है, या लेस देन 6 मंथ है, उसे आप मार्जिनल वर्कर बोलोगे। दिस इज द इकोनॉमिक्स वर्ड मीनिंग नॉलेज, ठीक है। आता मेरी बात तो समझ में आती है। अब यहाँ पे ना कुछ रेशियोज है, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब होता है कि जैसे मैंने क्या बोला था, लेबर फोर्स और एक ये पॉपुलेशन, ठीक है। एम्प्लॉय लेबर फोर्स में वो पर्सन, वर्कर, वर्कर का मतलब किसे कहते हैं, जो काम कर रहा है, ठीक है। एक होता है लेबर फोर्स, एक होता है वर्कर जो काम कर रहा है। जितने लोग काम कर रहे हैं अपॉन में कितनी पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस इज द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, बट हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड, ठीक है। ये डाटा हमसे छुपाया जाता है, पता नहीं ये डाटा सच भी है झूठ है, हमें नहीं पता, ठीक है। ये तो
मतलब किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस डेटा के हिसाब से 2023 में, और ध्यान रखना ये 2025 के इकोनॉमिक सर्वे का डेटा लिखा है। इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट दो, पिछले 2 सालों की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो पुरानी इंफॉर्मेशन होती है। 2023-24 वाले पीरियड की अगर हम बात करें तो 58.2% हमारा पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन था। मतलब 100 में से 58 पीपल आर एम्प्लॉयड, 40 फिर भी नहीं है, ठीक है। द सेम फॉर मेल एंड फीमेल। और यही अगर तुम स्प्लिट करो तो आउट ऑफ विच 76% फॉर मेल एंड 40.3% फॉर द फीमेल। तो दिस इज द मतलब जेंडर पॉपुलेशन, जेंडर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो मेल और फीमेल को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है? डेटा याद रखना आप लोग, डेटा आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। एक आंसर आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसमें एक्चुअली अब लेबर फोर्स क्या आ गया कि एक कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं और उसी कंपनी में कितने लोगों ने अप्लाई करा था। तो कंपनी को ये अच्छा लगता है कि अप्लाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो हमेशा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी चेक करती है कि हमारे को कितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया हमें, ठीक है। तो एक ये रेट से, ये कुछ टर्म्स हैं जो तुम थोड़ा सा माइंड रख के चलना, ठीक है। कहीं पर तुम एक वर्ड देखोगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप एमएससी हो, है ना, मतलब कोई भी, मान लो आपकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, कोई भी अच्छी है, एक्स वाई जेड, है ना, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, बट आप इसलिए, या चलो आप सर मेरे को ले रहे हो एग्जांपल, कोई थर्ड पर्सन है, कोई पर्सन की अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बट वो बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? वो इसलिए क्योंकि अगर उसको उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम नहीं मिल रहा तो उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट का नाम दोगे आप, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे जोड़ा है कॉमनसरेट, इसका मतलब इसको हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, दैट इज मतलब वो कहते हैं, ये जैसे यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, नॉट हटा दो तो इसका मतलब होता है फिट हो जाना। अब फिट के मतलब यहाँ पे मीनिंग होता है कि मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं अपनी सैलरी में फिट हो रहा हूं, तो ये नहीं है। तो होता है क्या है, व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब विच इज नॉट कमेंसरेट विद हिज क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट द फुल पोटेंशियल ऑफ द पर्सन वॉन्ट बी यूटिलाइज्ड। सो उस पीरियड में वो जॉब होते हुए भी जॉबलेस मानता है, ठीक है। उसके बाद में एक आता है एग्रीकल्चर लेबरर। ये टर्म्स हैं एग्रीकल्चर लेबरर। हमारा ये मानना होता है कि एग्रीकल्चर के अंदर मतलब खेती बाड़ी में अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अनदर पर्सन लैंड फॉर वेजेस इन मनी। मतलब एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लेबर फोर्स होती है, क्योंकि वहां पे मेल फीमेल, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट सबसे ज्यादा होता है। अब बोलो सर है ऐसे कैसे कह सकते हो आप? है, ठीक है। दूसरा, वहां पे वो एज वाली बात भी नहीं आती, ओल्ड एज वाले ज्यादा काम भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं वो, ठीक है, तो वो एक पार्ट आ जाता है। ओके, एक तो ये टर्म आ गया। अब इसमें उसके बाद में ये वर्ड जुड़ता है जिसके बारे में मैंने आपको भी आज स्टार्टिंग में बताया था, जो मूवी के ट्रेलर में हमने डिस्कशन किए थे, ट्रेलर में अब वो नाम आया, फिलिप्सकर। फिलिप्सकर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप बोलो सर क्या ये नाम से आएगा हमारे पेपर में? नहीं, एक्चुअली ये आपकी इकोनॉमिक्स है। मतलब एक एक डायग्राम चलता है, ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये होता है इन्फ्लेशन। ये कुछ अपने माइंड में रखना, ये होता है फिलिप्स कर्व, और दिस इज बेसिकली द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ठीक है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट यहाँ पे मैच होता है, हम कहते हैं, अब सोचो, इमेजिन करो, इफ अगर आप ये वाला इन्फ्लेशन टॉलरेट कर रहे हो इतना, तो आपको इतना अनएम्प्लॉयमेंट देखने को पक्का मिलेगा। अगर आप इन्फ्लेशन जीरो लाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट पहुंचेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो लाओगे तो इन्फ्लेशन हाईएस्ट पहुंचेगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज हमें भी है, जो है मार्केट की प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि सर देखो बेरोजगारी तो है, ये तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर बेरोजगारी खत्म हो गई, बेरोजगारी तो है। मजे की बात है कि उसके साथ इन्फ्लेशन भी है। इसका मतलब हमारी बातें कंफ्लिक्ट ना हो, इसलिए इसको हमने शॉर्ट रन पीसी बोला है, शॉर्ट रन फ्लिप्स करो। अब आपका एक सजेशन आएगा कि सर एक बात बताओ, हमारी कंट्री में आज से 20 साल पहले एक पॉपुलेशन थी, नंबर, आज एक पॉपुलेशन है, नंबर।
अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं क्लोज रहा है, रेट रेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द एब्सोल्यूट टर्म, मैं परसेंटेज फॉर्म में कह रहा हूं। एग्री करते हो इस बात से? यानी अनएम्प्लॉयमेंट 20 साल पर और आज रेट रेट क्लोज रहा है, बट इन्फ्लेशन कंपेयर करो सर 20 साल से में तो वो तो हाई पहुंच गया है। इसका मतलब ये है, जैसे शॉर्ट रन है ऐसे एक लॉन्ग रन फ्लिप्स कर भी होता है, और वो होता है वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इसका मीनिंग हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वी बेसिकली अटेन अ नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम कहेंगे यूएन। यूएन कहते हैं नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमिक्स के टॉपिक के लिए। नेचुरल लेवल का मीनिंग जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने 5 दिन का पढ़ने का जो टाइम रिसोर्स था, तुमने वो सारा सिलेबस 3 दिन में कर दिया, मतलब यू गेट प्रोडक्टिव, तुम प्रोडक्टिव हो गए, तुमने कर दिया। और तुमने 2 दिन होल्ड पर रखे कि कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मुझे मिल जाए। इसका मतलब आपने अपनी रिसोर्स को होल्ड पे रखा। जितनी आपने रिसोर्स को होल्ड पे रखा, उस रिसोर्स को आप बोलोगे नेचुरल लेवल। ठीक है। अब इकोनॉमी में अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमी कहती है कि देखो, कुछ इकोनॉमिस्ट का एक सजेशन है कि डोंट मेक एनी पॉलिसी बाय यूजिंग दिस साइकोलॉजी। इसके बेसिस पे तुम पॉलिसी मत बनाओ। क्यों? तुम इसके बेसिस पे इनको फ्लक्चुएट करोगे, चेंज करोगे, बदलाव करोगे। होगा क्या उनके अकॉर्डिंग कि ऐसा होता है कि आने वाले टाइम में कुछ समय बाद हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्टेबल हो जाएगा। एक रेट स्टेबल हो जाएगा, मतलब 20 साल में इस और आज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट उसके फलस्वरूप उसके रिजल्ट में ये चीज बहुत हाई हो जाएगी। जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा कम किया, कैसे कम किया? हम लोग करेंगे एम्प्लॉयमेंट देकर, रोजगार देकर, है ना। इसमें एक मैं आपको बताता हूँ, लेबर एक्ट होता है। जैसे जैसे मैंने अपने सेवन क्लासेस को रजिस्टर्ड किया, तो उसके अंदर मैंने दिखाया कि 10 लेबर को मैंने हायर करा है, और 10 लेबर को रखा भी, उनकी कुछ मंथ की सैलरी भी दिखाई। वो तो अब बात अलग है कि एक अपनी वाइफ को दिखा दिया, एक अपने भाई को दिखा दिया, वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब ये कुछ लेबर थी जो हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सोचो, आप इकोनॉमी में आपने एम्प्लॉयमेंट दिया आज, बट हर साल पॉपुलेशन में ऐड ऑन हो रहा है। एक पॉपुलेशन ऐड हो रही है कुछ ना कुछ, और जो कहीं ना कहीं लेबर फोर्स का पार्ट बन रही है। तो अगर आपने आज कोई वर्क करना स्टार्ट किया है, कम से कम 5 साल लगेंगे आज वाली पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, पर 5 साल बाद नई पॉपुलेशन फिर आएगी। तो आप कुछ नहीं कर सकते इसका। इसके इसका चक्कर में क्या हो जाएगा? हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको? ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जैसे जनरली एक कर्व बनाया, अब देखो यहाँ पे मेरे नोट्स में कर्व कहीं नहीं बना हुआ, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्मेट पे, दिस कर्व सजेस्ट स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Increasing inflation decreases unemployment. A moderate level of inflation means a profit generation opportunity which leads to establishment of new industries and subsequent generation of new jobs. टेक्निक वही है कि इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको मेरी? ओके। अब ये ऊपर की एक दो चीजें ऐसी हैं, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ जो मैंने यहाँ का डिस्कशन किया था, द टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, लेबर फोर्स वर्क फोर्स का जो एम्प्लॉयमेंट पार्ट था। टेक्निकली देखें तो दो होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कह लो या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बोल लो, ठीक है। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। देखिए, जो फॉर्मल होता है उसका बस, उसको तुम ऐसा मान लो हमारे इंडिया की सरकारी नौकरी, बस शायद तुम सबको समझ गए हो। एक 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 मजाक वाला वीडियो बड़ा घूम रहा है कि मैडम है वो पेपर चेक कर रही हैं, सरकारी स्कूल की मैडम है, और पेपर चेक ऐसे कर रही है, बस बस जितना टाइम लग रहा है शीट पलटने में लग रहा है, बस शीट पलटनी है और एक टिक लगाना है। तो नीचे लिखा रहा है काश यही मैडम मेरा पेपर चेक करे। तो इंडियन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और भाई और बहनों, अगर कोई कोई सरकारी नौकरी से कनेक्टेड है तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको नहीं हो रहा है, मैं इसलिए इसलिए बीच बीच में बोलते रहता हूँ ये चीजें। अब शायद 2-3 साल पहले की बात थी, हाँ, मैं बल्कि नहीं, 2-3 साल भी नहीं, कोरोना से पहले की बात थी, ठीक है। 2 साल पहले की, 2018 की, तो मैं पढ़ा रहा था। तो एक बार ऐसी में वो एक एक चीज चली थी, मेल मेल फीमेल फीमेल वाली बात जो चली थी ना,
तो अब जो भी है, मतलब इसमें मेरे को डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो रहा, उस टाइम हमारा, हमें इतनी समझ नहीं थी, तो हम बस खड़े हुए तो कुछ भी बोलना शुरू कर दिया हमने। हमने अपने ओपिनियन देने लगे, हम अपने ओपिनियन देने लगे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ऐसा है, आज हम सोच समझ के ओपिनियन देते हैं, हम वो देने लगे। तो हुआ तो कुछ नहीं, एक लड़की भिड़ गई मेरे से। भिड़ गई मेरे से लड़की है, और बढ़िया भिड़ी भाई साहब। उसने उसने मनवा के छोड़ा, मैंने कह दिया हाँ बहन तू ठीक कह रही है, यह सब कुछ ठीक है, हम में कमी रह गई कुछ। ठीक है, तो इसलिए भी बीच बीच में ना माफिया मांगती रहता हूँ, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए मुझसे। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, मर्जी है उसकी, हम कुछ नहीं कह सकते बहरहाल। ओके, तो मेरा कंसर्न था फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि इसमें बस आप ये माइंड में रखना कि जैसे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स वेज, सैलरीज और पेड लीव, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, बट और अनऑर्गेनाइज में कुछ नहीं होता। बस एक बात आप लोग अपने माइंड में रखना, अगर यूज होता है। उसके बाद में एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, अर्बन एरिया में भी होता है, बट अर्बन, एक्चुअली अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बन है क्या? अर्बन इज सिंपली कि रूरल से लोग उठ के काम करने किसी जगह पर आए और वहीं बस गए, दैट इज द अर्बनाइजेशन, इसको ही कहते हैं। नोएडा, ये ऐसी सी जगह पहले लोग सिर्फ काम करने जाते थे, वहां के लोगों को लगा यार काम करने में ट्रेवल ज्यादा हो रहा है, तो लोगों ने वहां पे फ्लैट लेने शुरू कर दिए, अब बस गया वो इलाका। तो अर्बनाइजेशन इज सिंपली व्हाट, कि लोग काम करने गए। तो ये तो तुम अपने दिमाग में रखो ही कि फॉर्मल सेक्टर या अर्बनाइजेशन मतलब वर्क सेक्टर। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें बंदा काम करने नहीं गया, वो बंदा है एग्रीकल्चर में। और एक डेटा भी है, डेटा के हिसाब से 2025 का डेटा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का प्रपोर्शन है वर्कफोर्स में, वो 2017-18 में 52.2% था, और वो बढ़ के 58.4% हो गया। ये डेटा पे फोकस करना, और 2025 का डेटा है जो तुम्हारे पेपर में आना है। ठीक है, 2026 का डेटा भी आ सकता है, बट तुम्हारे लिए कम इंपॉर्टेंट है वो, तुम्हारे लिए 2025 तक इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्क आ जाते हैं। रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, ये वो है जो जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं। कैजुअल लेबर वो है जो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, जो डेली बेसिस वाली वर्कर है। ठीक है, डेली बेसिस वाली वर्कर है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एक तो मतलब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या कोई भी एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स उन तक नहीं पहुंच पाते, या इकोनॉमिक जो है फ्लक्चुएशंस के से कनेक्ट रहते हैं। जैसे 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 कोरोना काल आया था, तो जो सरकारी नौकरियां जिनकी थी उनको आधी सैलरी मिली थी घर बैठे बैठे। प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं मिला था। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में भी प्रॉब्लम करा था। ठीक है, तो वो एक था, जबकि वर्क फ्रॉम होम में प्राइवेट सेक्टर के हर सेक्टर का कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम हो गया था, लेकिन बावजूद उसकी उन्होंने छटनी करी थी। एक होता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इसका मीनिंग बस इतना, एक तो ये 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मीनिंग बस इतना हुआ है कि अगर कोई पर्सन अपना या तो सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरी से, अगर वो कैजुअल वेज वर्क में आता है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग हैं, सुधीर सर एक कॉलेज में पढ़ाते थे, तो सैलरीड फिक्स्ड गवर्नमेंट जॉब, मैंने पढ़ाया कॉलेज में। ठीक है, अपना नेट पेपर निकालते मेरा हो गया था सिलेक्शन, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। बट हम लोग वो छोड़ के वेज वर्क, दिस इज द वेज वर्क यार, ये वेज वर्क है। अब तुम बोलो सर मजदूरी, अब तो हमारी मजदूरी अच्छी है, ये होता है वेज वर्क। वेज वर्क क्या, क्यों? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हमें मतलब कितने सारे बच्चे पढ़ेंगे, कितने कम बच्चे पढ़ेंगे, ये मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर वेरी करता है। तो उसको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये 2021 में आया, के पेपर में आया था, और इसका एक मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको उनको एक तो जो उन्होंने काम किया वो उसके पैसे, और ओवर टाइम के पैसे, और बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैशलेस इकोनॉमी में ये भी किया गया कि आप अपने किसी कैजुअल वर्कर को कैश में नहीं दोगे, अगर वो चाहता है अकाउंट में तो आप उसे अकाउंट में दोगे। ठीक है, उससे एक मीनिंग हो जाता है, सरकार को पता होगा कि कितनी उसको जो है जॉब जो है सैलरी मिल रही है। अच्छा,
कभी कभी कुछ ये ऐसे ऐसे वर्ड भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जो आज की डेट में ये ओला उबर वगैरह है, उन्हें आप गिग या प्लेटफॉर्म वर्क, मतलब कैब ड्राइवर या बहुत सारे जो फ्रीलांस कह सकते हो, कंटेंट क्रिएटर है, वो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्क है, ठीक है। रिमोट एंड हाइब्रिड जॉब, जो आईटी सेक्टर में रिमोट और हाइब्रिड का मतलब हो जाता है कि वो मल्टीपल सेक्टर्स में जाकर काम करते हैं, ठीक है। ग्रीन जॉब्स, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी या वेस्ट मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वो ग्रीन जॉब्स हैं। कभी अगर ये वर्ड ऐड होता है, कहानी सारी लिखनी है, बस इस इन वर्ड की वजह से अपने एक्सप्लेनेशन में ये चीजें ऐड कर देना। तो जितना भी ये अभी करंट सोसाइटी चल रही है ना, वो गिग और प्लेटफॉर्म वर्क पे चल रही है, फ्रीलांसिंग पे, ठीक है। अब यहां तक हमारा कंसेप्ट पूरा होता है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट की नॉलेज इतनी थी, समझ में आई कुछ एम्प्लॉयमेंट की नॉलेज? ठीक है, मतलब अब तुम ब्लाइंड नहीं हो। मेरा पढ़ाने का पर्पस इकोनॉमिक्स की में पीएचडी नहीं करवाना है आपको, बस इतना है कि जब तुम पेपर को में क्वेश्चन आए तो तुम ब्लाइंड ना बैठो यार, कुछ तो लिख कर आओ। भाई टाइम पे तो पास करना ही है ना। हाँ, पास करने का मतलब फिर ये भी नहीं कि तुम बस ऐसे ही बैठे हो, लिख के आओ जो यूजफुल हो। देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एक बात। दूसरी चीज मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, तुम्हारा कंपटीशन मतलब थोड़ा सा इजी क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप जो आईएएस वाला एग्जाम दे रहे हो, आप आईईएस, खुदा ना खास्ता अगर कोई इसमें आपके इस एग्जाम में कोई जीएस बैकग्राउंड का भी ऐड ऑन है, जीएस मतलब कोई अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सीएससी वाला भी, और आपका आईएएस भी दे रहा है, तो बहुत दूर हो आप उससे फिर जीएस के पेपर में। हो सकता है आईएएस की नॉलेज आपके पास उससे कई गुना ज्यादा हो, लेकिन जीएस के पेपर में आप उससे बहुत दूर, मतलब जिस जितने मार्क्स पे आईएएस वालों की रैंक आती है, उतने मार्क्स तो उनके बगैर पढ़े आ रहे हैं, ये सच बात है। और जितने मार्क्स पर रैंक मतलब लाई जा रही है, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। पॉइंट बस यही है कि अपना आंसर राइटिंग पे स्ट्रांग रहो बस। और जैसे मैंने आते एक बात बोली, जैसे तुमने बोला सर मुझे पॉलिटिक्स ज्यादा पसंद है, हमारे चार पिलर्स हैं, ठीक है, कुर्सी के चार पैर, वैसे तो चार होना बहुत अच्छी बात है, बट हम जब हम बैठे हैं, दो पैर हमारे और दो पैर कुर्सी के। ठीक है, पहले कुर्सी के चार पैर होते हैं ना, अब दो पैर हमारे, दो पैर कुर्सी के। तो तुम चार में से दो पिलर स्ट्रॉन्ग करो, और दो पिलर तुम खुद बनो, मतलब जो तुम्हारी कभी ना कभी की नॉलेज है, एक्स वाई जेड नॉलेज। पॉलिटी में अधिकतर चीज, अगर तुम न्यूज देखते हो, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आधे से ज्यादा पॉलिटी तुम जानते हो, इसलिए तो मजा आता है, ठीक है। इसलिए कोई कोई अगर हिस्ट्री से करा हुआ है, जैसे कोई इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ होता है कभी कभी इन द यूजी, ठीक है, हो सकता है, तो उसके कारण मजा आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, एमजी नरेगा वाली बातें पढ़ के रहना, ठीक है। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये आएगा, ये करंट टॉपिक है। एक एमजी नरेगा वाली बात आएगी, एक यूएस टैरिफ वाली बात आएगी। और मैंने दोनों ही बात, मतलब एमजी नरेगा ऐड ऑन करने नहीं कहा क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल करंट है, बट यूएस टैरिफ वाली बात मैंने यहाँ पे इसमें नोट्स में ऐड करी है, यूएस ट्रम्प वाली बात, ठीक है, पक्का आएगी वो। पक्का का मतलब ये नहीं कि तुम अगले दिन आओ, क्या पता क्यों नहीं आया। पक्के का मतलब ये कि अगर उन्हें 100, मतलब आइडेंटिफाई करना है ना 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, तो मेरा क्वेश्चन उन 5 में ना होकर उन 100 में होगा, क्योंकि 100 को भी तो बड़ी मेहनत से ढूंढा गया है ना। ये क्या तुम पक्का? लोग बता क्यों नहीं आया, बता क्यों नहीं आया, ऐसा तो फंस जाऊंगा यार। नहीं, लेकिन एक फोकस करो ये वाला, देखो तभी यार तुम्हें सुधीर सर, देख स्पेशली एक सब्जेक्ट पे फोकस। डोंट एक्सपेक्ट कि हिस्ट्री ज्योग्राफी भी ऐसे मिलने वाला है, वो तो बस जो हो रहा है वो हो रहा है। इतना ये इसलिए फोकस्ड मिल रहा है क्योंकि एक सब्जेक्ट में मिनिमम तुम 10 नंबर ले इसमें, और बाकी सारे मिला के तुम 15 ले आना, नहीं तो बाकी के तीनों मिला के 25 हो गए तुम। मैं तो 25 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो बाहर आगे बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। जो डेफिनेशन शुरू हो रही थी वो तो थी, बट अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली, पहली बात तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इसकी वाली डेफिनेशन भी क्लियर करो कि सर ये वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री है। तो हम लोग इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वॉलेंट्री नहीं। एक्चुअली वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है ट्रेडिशनल वीवर्स ने बताया था,
बेरोजगारी। अरे अब जो पर्सन 70 साल का, उसको तुम क्या बेरोजगार बोलोगे? बददुआएं और मिलेगी उनकी कि तुम काम करवा रहे हो। ठीक है, एक बात ये। दूसरी चीज, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इनवॉलेंट्री की बात हो रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इज कंसिडर्ड एज वन हु इज सीकिंग or is available for work for a relatively longer period of the specified reference period of 365 days but fails to find a job। ठीक है, तो बेसिक इसका मतलब ये है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, बस मेरी मर्जी का नहीं मिल रहा, बस इसे कहते हैं बेरोजगारी। है यार, बिल्कुल ज्यादा, पता नहीं क्यों इस पर। और मैं बता देता हूँ, तुम 20 साल पहले का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देख लेना, क्लोज होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उस टाइम का भी देखना। तो पॉइंट मेरा ये नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉइंट ये है कि जो पॉलिसीज बनाई जाती है ना, इसमें गलती नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट किस बात पे करना है। हमें एनआरसी की फुल फॉर्म तो पता नहीं थी, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एनआरसी हटाओ, सीए वाले हटाओ। नहीं, डेफिनेशन नहीं पता थी, फुल फॉर्म नहीं पता थी। कर लो क्या करो, नाम बदल के दोबारा ले आए वो। कुछ बिगाड़ लोगे तुम गवर्नमेंट का, दोबारा हुई है ये। क्या हुई है? एसआईआर। उनको एंड ऑफ द डे आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग यहाँ के, कितने लोग बाहर के हैं। कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़वाओ। तुम्हें नाम से दिक्कत थी, मतलब मैं तुम्हें इंसेंस कह रहा हूँ, मतलब जो इस कैटेगरी में आ रहे थे उन्होंने एसआईआर लिया है, उसके लिए आंदोलन तो मेरा कंसर्न ये है कि तो हमें आंदोलन करना किस चीज के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बेकार आंदोलन होता है। क्यों? सरकार की क्या गलती है? आई एम नॉट बेसिकली प्रोमोटर ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट एक इकोनॉमिक्स व्यू दे रहा हूं। अगर गवर्नमेंट या इकोनॉमी आज कुछ इन्वेंट करती है, आज कुछ प्रोड्यूस करना शुरू करती है, बनाना शुरू करती है, बिल्डिंग बनाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है, मिनिमम 5 साल तो लगना है उसका इम्प्लीमेंट होने में। ठीक है, तो तुमने वो जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखा है, जो 5 साल बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो कौन से वाले बेरोजगारों के लिए थी, जिसको तुमने आज आइडेंटिफाई करा है? बीच में 5 साल में जो बेरोजगारी है उसका क्या? तो इसमें सरकार कभी कुछ कर ही नहीं सकती बेचारी। ठीक है, तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज और मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, जो लोग यूपीएससी वाले होते हैं, जीएस वाले होते हैं, उनको पता होता है आपका आंसर कभी भी पॉलिटिकल ना हो। नेवर। और किसी पॉलिटिशियन का नाम, किसी पार्टी का नाम कभी यूज नहीं करना है। ये स्ट्रेटेजी होती है, पॉलिटिकल आंसर नहीं देना है। जैसे खाना खाओगे, भूख तो नहीं लग रही, वो तो देख लो। तो ये बड़ा पॉलिटिकल आंसर है कि भूख नहीं लग रही बट देख लो। तो मुझसे पूछोगे सर ढोकला खाओगे, मैं लेने जा रहा हूँ, यार दिल तो नहीं कर रहा बट देख लो। तो तो पॉलिटिकल आंसर है, अरे खाना नहीं खाना ये बताओ सर। हाँ। ठीक है, तो अच्छा, यहां तक से मैं आगे मेरी बात है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मुझे कोई इसका मीनिंग समझा सकता है? छिपी हुई बेरोजगारी। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यार आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? इससे एक्चुअली हमारे जैसे अब क्या होता है ना, दिल्ली में बेरोजगारी है। दिल्ली में बेरोजगारी इसकी वजह से, डिसगाइज वर्ड की वजह से। दिल्ली में जो बेरोजगारी है वो कहाँ से है? ये मतलब दिल्ली का अर्बन, अर्बन है। यहाँ पे जो बेरोजगार है उनका 25 साल पुराना रिकॉर्ड देखो, तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे ग्रैंडफादर यूपी से आए थे। ठीक है, मेरे फादर भी इनफैक्ट वहीं पैदा हुआ था, मैं दिल्ली में हुआ हूं। तो इन खुदा ना खास्ता अगर मैं बेरोजगार हूं तो ठीक है, दिल्ली वालों, दिल्ली की गवर्नमेंट की कमी है। बट मेरे फादर बेरोजगार है, तो वो तो वहां से बेरोजगार होके आए ना। और वहां से क्यों आए थे? क्योंकि उनको वहां पे काम नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं था? काम तो बहुत सारा था। एग्रीकल्चर में तो बहुत सारा काम था। एग्रीकल्चर में सबसे खराब बात क्या होती है? अगर फैमिली में 5 लोग हैं और 5 के लोग, 5 के 5 लोग आपको काम करते हुए दिखेंगे जरूर, बट दे आर नॉट एक्चुअली प्रोडक्टिव वर्कर। उन 5 के तुम 3 कर दो तब भी उतनी प्रोडक्शन होगी। इसका मतलब ये है, इन द एग्रीकल्चर अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट अराइज क्यों होता है? देखो, जब वेजेस एवरेज प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे दी जाती हैं, इन अ फैमिली, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, सब हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो सबका रोटी कपड़ा मकान जो खर्चे वो पूरे हो रहे हैं। यानी उनको जो वेजेस मिल रही है, वेजेस का मतलब इन काइंड, नॉट इन कैश, इन काइंड, तो उनके एपीएल के बेसिस पे हो रहा है।
भाई फादर साहब जो बहुत काम करते हैं वो भी उतना खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अपना पूरा लाइफ सर्वाइवल हो रहा है। और जो छोटा बेटा है घर का, जो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वो भी उतना सर्वाइवल कर रहा है। तो उसका मेज ये है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एपीएल कहते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। प्रॉब्लम कब आती है? जब वेजेस को आप एमपीएल के बेसिस पे कनेक्ट कर लो। इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, मैथमेटिकली, अगर तुम ये स्टेटमेंट समझते हो। एमपीएल जीरो और पॉजिटिव। पॉजिटिव इट्स फाइन, बट अगर जीरो है तो कोई जरूरत नहीं। और जब कोई जरूरत नहीं, फिर इसलिए अधिकतर तुमने तुमने सुना होगा कि गांव देहात के ही लोग अक्सर देश से बाहर काम करने जाते हैं। अधिकतर जो पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है, क्योंकि वो वहां पे बेरोजगार दिख रहे होते हैं। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, अब मतलब मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एक्टिविटी देन एक्चुअली और ऑप्टिमली रिक्वायर्ड। ठीक है। देखा जाए तो उनका एमपीएल कभी ना कभी जीरो भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर इज जीरो। वही चीज, जो चीज मैं बता रहा हूँ, एमपीएल मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर। ठीक है, समझ में आ गई। और ये एक्चुअली सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में दिखता है इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स नॉलेज है, राइट? समझ में आ गई मेरी बात है आपको? अब थोड़े से नाम आ गए, जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कोई बंदा अ, एक ऐसी सिचुएशन, पर्सन जो है काम कर सकता है, काम ढूंढ रहा है, अवेलेबल है, बट जो वेज रेट पे उसका काम मिल रहा है वो पसंद नहीं कर रहा, और वो खुलेआम कह रहा है मैं बेरोजगार हूँ। सोचो ना, न्यूज टीवी पे आके लोग कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ। कितना कितना दम है उनमें बताने कि मैं बेरोजगार हूँ। मतलब बेरोजगार होने के बावजूद मेरे पास स्मार्टफोन है, इवन आईफोन है, बाइक से आया हूँ, और मैं बेरोजगार हूँ। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि आप खुलेआम कह रहे हो। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बस कुछ नहीं है, नामकरण कर रखा है। एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इकोनॉमी के अंदर आपकी शिफ्टिंग्स होती है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्टिंग होती है। अब एआई आया है ना। एआई आया, अब एआई की वजह से जब शुरू में एआई आया था तो प्रोटेस्ट किस बात के लिए हुए थे, मतलब अगेंस्ट किस बात के लिए हुए थे? कि जॉब खा जाएगा। कुछ जॉब खाई भी, लेकिन किसकी जॉब खाई? जो एआई से कनेक्टेड स्किल्ड नहीं थे। तो ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, इफ समवन अगर जॉब नहीं कर पा रहा या नहीं है वो, तो उसको आप स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट बोलोगे। इट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब जो चेंज हो जाती है, कंपटीशन और गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी चीजें आती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल कहते हैं। सीजनल आपको पता है जो एग्रीकल्चर में होता है, और ये नॉर्मल हर जगह होता है। ठीक है, इधर भी होता है। एसी का काम अब बहुत अच्छा चलेगा, तो 4 महीने बहुत अच्छा कमाएंगे वो। सर साइक्लिकल हाँ। सर जैसे आप बोल रहे हो कि सर कोई अगर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है तो जी फिर जी उस जी। पे है कि मतलब हमारी एम्प्लॉयमेंट वो कमी होगी। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला कम होगी। शॉर्ट पीरियड के लिए, जब तक हम उस स्किल से कनेक्ट नहीं है। राइट सर। तो सर मतलब मतलब ऐसा हम जनरल नहीं स्टेटमेंट दे सकते, क्योंकि सर अगर हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड फिर हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए जो उसको काम करना है उसके साथ। हाँ बिल्कुल मतलब ठीक कह जैसे रहे हो। कोई, जैसे मैं मशीन इंट्रोड्यूस करी है कोई, तो हाँ। उसकी फंक्शनिंग के लिए भी मुझे अलग से फिर वर्कर चाहिए होंगे कि उसको ऑपरेट करने के लिए। तो सर हम्म। हम कभी ऐसी सिचुएशन मतलब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तो बोल ही नहीं सकते कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या घट रही है किसी चीज के आने मैं से। बता देता हूँ, ये जो होता है इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसे, एक मिनट, एम्बिगियस। एम्बिगियस इफेक्ट कहते हैं जो आप कह रहे हो ना। इसको एम्बिगियस इफेक्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, जो आप कह रहे हो। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है, मतलब एज एन इकोनॉमिक्स मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्योंकि कोई भी अगर नया कुछ होता है तो हम शॉर्ट रन के बेसिस पे कभी कोई डिसीजन नहीं लेते। हमारा मेन पॉइंट होता है लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो लॉन्ग रन फुलफिल नहीं होगा, मतलब 5 साल नहीं होंगे मिनिमम। ठीक है। अब चलो एआई की बात खत्म करते हैं, क्योंकि एआई आपके टाइम में आया, मतलब आपके टाइम मतलब 2022 में आया, जब आपने भी यूज एआई, मतलब चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ। वैसे एआई बहुत पुराना है, चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक बाइक थी। मेरे पास एक बाइक थी, ठीक है। और वो बाइक मैं बता देता हूँ कौन सी, जो है 7-8 साल पहले की बात है।
वो बाइक 6S करके थी, शायद ये बॉयज को पता होगी, एक 6S बाइक होती है। 6S बाइक का मतलब हो जाता है अ, मतलब उसका इंजन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी आसान भाषा में समझो तो दो प्रकार की आपने बाइक देखी होंगी। एक वो बाइक जिनका इंजन बैठा हुआ होता है, एक वो बाइक जिनका इंजन उठा हुआ होता है। एक वो बाइक होती है मतलब टू व्हीलर जो जो तेल को खींचती है बार बार, जिसमें रिजर्व नहीं होता। मतलब कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिनमें रिजर्व का ऑप्शन नहीं होता। रिजर्व मतलब अगर बाइक में या व्हीकल में पेट्रोल खत्म हो गया तो जो बीच बीच रोड पे खत्म हो गया है वो, फिर आप उसको एक कदम नहीं चला सकते। वो 6S बाइक वगैरह होगा जितनी मुझे नॉलेज है, ठीक है। और पहले कैसी आती थी व्हीकल, कि अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो एक इंडिकेटर मिल जाएगा, पहले रुकने स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप उसका रिजर्व ऑन कर दोगे तो एटलीस्ट तुम्हें समय मिलेगा। ठीक है, अब तुम बोलो ठीक है। अब पॉइंट ये था कि मेरी जो वो थी, मैंने उस टाइम में ली थी जब ये मॉडल न्यू न्यू आया था। मैं सर्विस करवाने के लिए 100 जगह गया था और मुझे सर्विस नहीं मिल पाई थी। फिर एंड ऑफ द डे एक पर्सन मिला, फिर मैंने वहां करो लगातार 5 साल तक मैं उसी से करवाता रहा, वो नॉर्मल ज्यादा प्राइस चार्ज करता था। अब इसके पीछे का तात्पर्य समझ लो। और हाँ, एक बात और, एक बार मैं उसके बाद सर्विस कराने गया था तो वो बंदा था नहीं, क्यों नहीं था, तो उसने बोला है, वो मतलब कंपनी वाला था, उन्होंने बोला है कि वो एक वो कंपनी वालों ने बुलाया है कुछ सिखाने के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, जो सर्विसमैन को बुलाने सिखाने के लिए। अब इसका मीनिंग ये हो जाता है कि अगर इकोनॉमी में कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो ना तो वो 100% एम्प्लॉयमेंट खराब करती है ना बढ़ाती है, बट उसका जो भी आउटकम है वो लॉन्ग रन में होगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ ओपिनियंस होंगे, मैं कुछ कह रहा हूं, तुम लोग कुछ कह रहे हो, तुम्हारे हिसाब से एआई चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, बट जिसने बनाया उसने तो बहुत बुरा बोला है। मतलब जो टीम में है उसने तो बहुत बुरा बोला है इसको। ठीक है। तो ये कुछ लोगों के हिसाब से जॉब खा रहा है, बट मेरे हिसाब से इससे प्रोडक्टिविटी बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा। कंटेंट क्रिएटर, पहले कंटेंट क्रिएटर की जॉब खत्म हुई, लेकिन बाद में कंटेंट क्रिएटर ने इसी कमी को अच्छे से यूटिलाइज करके ये प्रूफ कर दिया कि मैं अपने कंटेंट को कैसे और इम्प्रोवाइज कर सकता हूं। इससे जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो गई। तो ये 2-3 साल में कभी कम हुआ कभी बढ़ा, तो एमबीगस इफेक्ट है। ठीक है मैडम, यस सर। है ना। मतलब ओपिनियन, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ओपिनियंस। ठीक है। तुम मुझे दो बात डिस्कस करके मेरे को गलत साबित कर सकते हो, बट वैलिड रीजनिंग होनी चाहिए। और मैं गलत साबित हो सकता हूँ, इस चैट में नहीं हो सकता। इस चैट में जो सोल्यूशन हो गया दुनिया का हर पर्सन उसको सही बोलेगा। इकोनॉमिक्स में तुम इसके डेफिनेशन बदल सकते हो, ये चाहो तो बदल सकते हो। ठीक है, कुछ भी कुछ आप चेंज कर दो। बहरहाल, अब केनेडियन अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा केनेडियन अनएम्प्लॉयमेंट जो मैं आपको बोल रहा था मैं आपको बता देता हूँ केन्स अनएम्प्लॉयमेंट क्या था। देखिए, ये शायद सबको पता होगा, मैंने पहली क्लास में एग्रेड सप्लाई बनाया था। दिस इज बेसिकली द ट्रेडिशनल सप्लाई कर्व, और ये एग्रेड डिमांड था। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये था फुल एम्प्लॉयमेंट, ये वाला जो पॉइंट था ये था एग्री डिमांड इज इक्वल टू एग्रीड सप्लाई। मैं बताना चाहता हूँ कि डायग्राम क्या इंटरप्रेट कर रहा है। ये इंटरप्रेट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ है, और जितना होना था हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, इसके बाद कुछ नहीं होने वाली। इसके बाद अगर डिमांड होती है, और यही इक्विलिब्रियम होगा, जितने सप्लाई हुई है उसी के बराबर हम डिमांड कर रहे हैं। इन केस इसके ऊपर तुम डिमांड करते हो, फिर क्या होगा। चलो प्राइस राइज, हमने कहा कि हम डंडा लेके खड़े हुए हैं, बढ़ने नहीं देंगे प्राइस। और क्या हो सकता है, आपकी डिमांड ज्यादा मार्केट में है नहीं वो अवेलेबल, तो दुकान वाला बोलता है ना रुक जाओ कहीं और से मंगवाता हूँ। लेकिन पूरी कंट्री में नहीं है, तो कहीं और से अब कहां से आएगा, इंपोर्ट होगा। तो इसके ऊपर इंपोर्ट होगा। बट केन्स कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है ना, जो इक्विलिब्रियम है वो, एक मिनट ये बनाना, वो इधर हो गया है। मतलब अब ये वाला एएस वाला पोर्शन हो, मतलब दिस इज नाउ द एएस। अब इक्विलिब्रियम ये हो गया, मतलब तुम सोचो दिस इज एडी इक्वल टू एएस नाउ, दिस इज वाई स्टार। मतलब अब इक्विलिब्रियम ये है, फुल एम्प्लॉयमेंट ये, मतलब रोजगार पिछले साल इतना था बट इस साल जरूरत नहीं है, तो कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे। ये बात बताने वाले इकोनॉमिस्ट थे केन्स।
तो इसलिए इसको केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। जो लोग बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशंस बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू, उनकी जरूरत नहीं होती उस पीरियड में, हो सकता है आफ्टर सम टाइम हो जाए जरूरत। इसलिए आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एक्चुअली ये है क्या, एग्रीगेट डिमांड पीछे हो गया, है ना। मुझे बताओ, सरकार का इसके बाद दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो लोगों लोगों मतलब लोगों को सपोर्ट करें इन द मॉनेटरी टर्म्स। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है वो ये नहीं करता, वो होता है उनको इन काइंड सपोर्ट करता है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये वो सपोर्ट करता है। और उसको हर कोई इस्तेमाल करता है, जिससे क्या होता है, लोगों के पास पैसा बचता है, चाहे वो कोई भी हो। और वो जो बचा हुआ पैसा होता है उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। यूएस की सबसे खतरनाक पॉलिसी का आउटकम, जो यूएस वाला जो टैरिफ वाला चल रहा है, यूएस कोशिश कर रहा है कि मेरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बढ़े, क्योंकि एडी बढ़ेगा तब जाके यूएस की ग्रोथ होगी। और ये एक डेवलप्ड कंट्री की स्ट्रैटेजी होती है कि कुछ भी करके अपनी इकोनॉमी में एडी बढ़ाओ। ठीक है, एडी, जैसे आप बोलो सर एक काम करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, आईएसएस की ना सीट्स बढ़वाते हैं यूपीएससी वालों से बोलकर। तो जब आईएसएस की सीट्स की डिमांड, वो सीट बढ़ जाएंगी तो तुम्हारे को अपना ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर। तो ये पॉइंट था, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा था बस मैं आपको। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तुम अंडरस्टैंडिंग करोगे। ठीक है। तो एक ये यहां तक का कंसेप्ट आप लोग अपने माइंड में रखना। तो यहां तक हमने डिस्कशन एक करा है कि जिसमें हमारा मेन कंसर्न था कि आपको एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझा दे। अब यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, बहुत गहराइयों में नहीं जाना इस टेबल में, बट हाँ कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज की डिस्कशन हुए हैं ओरल में, मतलब जो थ्योरी में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, इन्हें बस आप लोग रीड करके रखना। अनदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो 2015 में आया था, दैट इज नोन एज द जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि आपकी कंट्री ग्रोथ तो कर रही है बट विदाउट रेजिंग द जॉब। इसका एक पॉजिटिव साइड भी तुम बोल सकते हो। वो पॉजिटिव साइड है द प्रोडक्टिविटी। मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर, अब एक बार बताओ, एआई को लेकर आ रहा हूँ मैं, चैट जीपीटी को ही लेकर आ रहा हूँ। चलो चैट जीपीटी भी छोड़ो, एआई, अभी मैंने एक एक जगह मैंने बजट का एक, याद करो, इंटरिम बजट आया था 2 साल पहले। इंटरिम बजट, इंटरिम बजट पता है, जो बिफोर इलेक्शन आता है। इलेक्शन, अगर मान लो किसी ईयर इलेक्शन होता है और उसी के आसपास बजट आना है, तो फिर वो तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, बजट तो फिर आगे तक का होगा, तो लेकिन उनको शॉर्ट में खत्म करना होता है, इलेक्शन होना है, शायद पार्टी बदल सकती है। तो इंटरिम बजट आया था, तो वो मैंने एक किसी का यूपीएससी बैच था, तो वहां पे मैंने इंटरिम बजट शॉर्ट पीरियड में एक्सप्लेन करता। तो एक वहां पे कंसर्न था, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कंसर्न था, जब हम जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में था उस टाइम, तब तो बहुत आगे बढ़ गया होगा, ऐसे ऐसी मेडिकल सर्विसेज में, मेडिकल में ऐसे ऐसा एआई इस्तेमाल हुआ है, जिससे जो ब्लड टेस्ट दिनों का होते थे कि दिनों में रिपोर्ट मिलेगी, वो ब्लड टेस्ट घंटों में हो गई। और जो जो महीनों, जैसे जैसे और भी टेस्ट जो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक लगते थे, बहुत से टेस्ट हुआ करते थे, अब वो दिनों में कन्वर्ट हो गए, दिन वाले घंटों में हो गए। अब इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो अगर अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल 100 लैब से कांटेक्ट करके बैठा हुआ था, और उनमें 100 लैब में से 4 5 ने 10 ने वो टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे ले आया, तो अब उसमें 100 लैब का तो काम उतना रहा नहीं। अब वो काम कहीं ना कहीं आधे से भी कम का हो गया। तो फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड जो रिमेनिंग लैब है, वो ऑब्वियसली बात है, उनके पास काम खत्म हो गया। बट हॉस्पिटल का काम अभी भी उतना ही अब बढ़ गया होगा। तो एंड ऑफ द डे वो ग्रोथ तो हुई है, लेकिन कुछ लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता कि बस खत्म हो गई जिंदगी, वो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। तो इसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। एआई में सबसे बेस्ट एग्जांपल है जॉबलेस ग्रोथ वाला। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये डेटा है 2024-25 का। एक बार जनरली ये कुछ चीजें आप जो है रीड करके रखना। ये इकोनॉमी का मीनिंग याद करके रखना, ये वो चीजें जो आपको सिर्फ पढ़ के रखनी है, गहराइयों में नहीं जाना है। लेबर कोड्स है, शायद पेपर के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो। लेबर कोड्स कुछ नहीं है, कुछ लॉज बनाए हैं, जैसे जैसे वन टैक्स वन नेशन एक एक लॉ है, ऐसे ही ये भी होता है कि कोड ऑन वेजेस के, ऐसा होगा पूरे इंडिया में, पूरे सेक्टर में एक ही रूल फॉलो होगा। मिनिमम वेज, जैसे दिल्ली में मजदूर की वेजेस फिक्स रहेगी, चेंज करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, ये वो है। इंडस्ट्रियल कोड्स हैं, तो ये लॉज बनाए गए हैं।
ठीक है। ये जैसे वाला है थ्रेशोल्ड फॉर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ले ऑफ 300 वर्कर्स, कि इन्होंने एक फिक्स बना दिया कि इतने होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है मेरी बात आपको? और ये मैंने इसमें नोट्स में, क्योंकि अभी मेरे को ब्रेक देना है आपको, क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करना है, ये मैंने यहाँ पे जो यूएस वाला डिस्कशन चल रहा है ना, क्योंकि ये कुछ महीने के बने हुए यार, है ना, कुछ महीने पहले के बने हुए, तो मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ। बट आप, ये आपकी वो 100% नॉलेज दे देगा। फिर आप करंट नॉलेज और ले लेना यहाँ से, कुछ नहीं है, इसको गूगल कर लेना, यूएस टेरिफ पॉलिसी तो करंट मिल जाएगा, पर पहले इसको जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है। ये पूरा मैंने कंसेप्ट यहाँ पे दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली बहुत बहुत बार होता है क्या, डिस्कस की चीज नहीं होती है, तुम अच्छे से समझते हो, रीड करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है।